नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए उनके क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से हम जानेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यानी कि NCSA द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर क्या था। मतलब इस कंपनी के द्वारा या इस संस्थान के द्वारा पहला वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वो था मोज़ैक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा आंसर जो होगा वो होगा मोज़ैक। आंसर क्या हो जाएगा, मोज़ैक हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे साथ आप आंसर करते रहिएगा और अपने आंसर्स को मैच करते रहिए। वो कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था जिसने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना होती है। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यू ग्रोइंग कर रहा है। आज 2025 में भारत के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं, एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के फादर का नाम है धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री की नींव डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों, रिलायंस इंडस्ट्री की नींव डालने वाले व्यक्ति का नाम है धीरूभाई अंबानी। इस जो कंपनी है इसकी जो शुरुआत की थी वो कब की थी बच्चों, 1966 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आइए, नई दिल्ली में प्रथम वार्षिक हरित हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो ये अभी हाल ही में प्रहलाद जोशी ने किया है बच्चों। किसने किया है, प्रहलाद जोशी ने किया है। राजनाथ सिंह हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। कौन से मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नितिन गडकरी, ठीक है, रोड एंड यानी कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, पीयूष गोयल, आपको ये बताना है किसके, वो मतलब कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसके मंत्री हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिक को भारत की राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत की राजधानी बोले सुन, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, तो ये कौन सी राजधानी, तो किसके लिए राजधानी कहा जाता है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो ये है वाइन। तो वाइन ही क्यों कहा गया, वो उसके पीछे भी कारण समझिएगा। नासिक महाराष्ट्र का शहर है। नासिक कहाँ का शहर है बच्चों, महाराष्ट्र में। ये जो शहर है वो है महाराष्ट्र में। बात समझ में आई कि नहीं है। नासिक महाराष्ट्र का शहर है, बिल्कुल करेक्ट। इसमें ना अंगूरों की खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। अंगूरों यानी कि ग्रेप्स, अंगूरों की खेती यानी ग्रेप्स की जो खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है, नासिक महाराष्ट्र में की जाती है सबसे सर्वाधिक। तो इनसे क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, यानी कि वाइन बनाई जाती है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, वाइन कैपिटल कहते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ से पूछ लेता हूँ कि लेक सिटी बताओ बच्चों, आप लोग आप बताओगे कि सर लेक सिटी कौन सी है, झीलों का शहर। झीलों का शहर, तो झीलों का शहर कौन सा बच्चों, उदयपुर। इसे स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमसे पूछ ले कि टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है या टेक्सटाइल सिटी, ठीक है, तो कानपुर को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। 4 मंदिर दे दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मंदिर तमिलनाडु में। ठीक है, आइए, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ जो मंदिर है बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, ये जगन्नाथ मंदिर स्थित है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा। ओडिशा यानी कि पुरी के अंदर। ओडिशा में एक और मंदिर बहुत फेमस है, कोणार्क का मंदिर। कौन सा मंदिर बच्चों, कोणार्क यानी सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं, कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर। ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये ओडिशा में ही स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैलासा मंदिर ये तमिलनाडु में है, नहीं ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में करिएगा इसको, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब सूर्य मंदिर जो है वो है तमिलनाडु में। ये कहाँ पे बच्चों, तमिलनाडु में। ये अपना आंसर यही तो पूछा गया है कि ये मंदिर कहाँ पे है। विरूपाक्षा मंदिर कहाँ पे बच्चों, ये कर्नाटक, विजयनगर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। तो हमसे जो पूछा गया ये पूछा गया भाई तमिलनाडु में इनमें से कौन सा मंदिर है, तो वो कौन सा मंदिर है, शोर मंदिर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मांग का नियम कहता है कि बीच विपरीत संबंध होता है। जो डिमांड का रूल होता है आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो। जब इकोनॉमिक जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड क्या कहती है कि प्राइस डाउन होने पर, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, डिमांड बढ़ने पर प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो इनकी प्राइस और डिमांड के बीच कैसा रहता है संबंध, विपरीत संबंध होता है। तो अपन को यही तो पूछना है कि भैया डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, किसकी, प्राइस की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही के बारे में पूछा गया। मध्य नर्मदा नदी के दक्षिण में है, नहीं, ये जो स्थित है वो है नॉर्थ में, पहला गलत। ठीक है, दक्कन का पठार नर्मदा के उत्तर में नहीं है, मतलब कि ये साउथ यानी कि दक्षिण में है, तो दोनों उल्टे ही पूछ लिए हैं, तो दोनों ही क्या है इसमें गलत होंगे। ये उत्तर में होगा तो ये हमें समझना है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी के नॉर्थ में तो है मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा नदी के दक्षिण में है दक्कन का पठार। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बार यहाँ ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित संबंधों में से कथन सही पता लगाना है। तो सही पता लगाने के लिए सेंसस 2011 की नॉलेज का होना जरूरी है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी थी? नहीं, 78 नहीं थी, 74% कुछ अप्रॉक्स थी। 10,000 नहीं होगा, ये दोनों अपन मैच करेंगे तो 1,000 होगा। 1,000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या का लिंगानुपात कहा जाता है, नहीं, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केरल का लिंगानुपात, नहीं ये गलत है भैया, केरल का जो लिंगानुपात है वो है 1084। कितना है बच्चों? 1084, यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसको पढ़ते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर का माना जाता है। बिल्कुल सही। तो हमसे जो पूछा गया सही कथन के बारे में ही पूछा गया, आंसर इज डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम सरकार का जो प्रमुख नियुक्त किया गया वो सुशीला कार्की को किया गया। और मैं बार बार इस क्वेश्चन को स्टार बना के बोल रहा हूं कि भैया ये क्वेश्चन आएगा, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में किस टीम ने भारत को हराया? तो रिपब्लिक चाइना ने हराया। कितने से हराया? 4-1 से हराया। ये बात आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, फाइनल में भारत वर्सेस चाइना होता है, भारत वर्सेस चीन होता है, और इसको कौन जीतता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। आंसर इज सी। ठीक है जी। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? सोनल मानसिंह के बारे में पूछा गया है कि भैया ये किस नृत्य से संबंधित हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विश्व के सबसे प्राचीनतम नृत्य हैं 2, भरतनाट्यम और ओडिसी। उससे संबंधित कौन है? सोनल मानसिंह जी हैं। इनसे आप ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम और ओडिसी। अब बात को समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम बहुत पुराना नृत्य है। इसके नामों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कहा सादिर, एक इसका नाम क्या है बच्चों? सादिर। एक नाम क्या है बच्चों इसका? देवदासी। एक नाम क्या है? देवदासी। एक नाम क्या है बच्चों? दासी अट्टम। एक नाम क्या है बच्चों? दासी अट्टम। नेम को ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अग्नि नृत्य। इसका सिंबल भी क्या होता है बच्चों? अग्नि होता है। इसका सिंबल भी क्या होता है? अग्नि। अगर आपसे कोई प्रतीक या सिंबल की पूछ ले कि भैया भरतनाट्यम का सिंबल क्या है या प्रतीक क्या है, तो आपको ध्यान रखना वो सिंबल है अग्नि। ठीक है, एक और लिखो तंजौर, एक और लिखो एकाहार्या। ये सारे के सारे इसके नाम हैं बच्चों। इसके ये सारे के सारे क्या है? नाम है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एकाहार है यानी कि तंजौर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जब हम चले तो इसके नाट्यम के बारे में बात की, तो इसके ओरिजिन की जब बात की जाती है बच्चों, तो ओरिजिन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड ब्रह्मा को। किसको दिया जाता है? लॉर्ड ब्रह्मा को। बट दिस डांस डेडिकेट टू लॉर्ड ब्रह्मा, बट डेडिकेट किसको है? लॉर्ड शिवा को है। डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बात ध्यान रखना। और जिस राज्य को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका राज्य का नाम है तमिलनाडु। अब बात आती है ओडिसी की। ओडिसी में खास बात ये है कि ओडिसी डांस जो है
ओडिशा में होता है। कहाँ पे होता है? ओडिशा में होता है। और दोनों के दोनों भारत के सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय डांस में गिनती इनकी होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब इनके फेमस डांसर की बात आती है, जैसे मैंने कहा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बहुत फेमस शख्सियत हैं। कौन कौन सी फेमस शख्सियत हैं, उनका पहला नाम देखिए। पहला नाम क्या है? सोनल मानसिंह, अभी जो हाल ही में पढ़ा हमने, सोनल मानसिंह। लीला सैमसन, पदमजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी। आगे देखते हैं मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। आगे हम जब देखते हैं तो मल्लिका साराभाई, ये बात आप लोग यहां से इनके नेमिंग के बारे में आपको यहां से याद रखना है। ठीक है जी। अब आपको ओडिसी की तरफ जब हम चलते हैं, ओडिसी में क्या याद रखना मेनली आपको? ओडिसी में आपको 2 से 3 सरनेम याद रखना है। एक तो याद रखना है केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। ठीक है ना। अब एक और तरफ जब हम चलते हैं, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा। तो आप यहां नोटिस कर रहे होंगे सुजाता महापात्रा, आप यहां नोटिस कर रहे होंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहाँ से याद रखिएगा। तो ये सारे जो फेमस डांसर्स हैं ये हैं भरतनाट्यम और ओडिसी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस MS Word 365 में नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का किया जाता है बच्चों। किसका किया जाता है? Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। ये हमारा यहाँ से आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk-13 किस संगठन का निर्मित किया हुआ है? तो HAL के द्वारा बच्चों क्या किया गया? इसका निर्माण किया गया। ये बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है जी। आइए, जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट जैसे मवेशियों में एक मौजूद जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। वो कहाँ है? प्रथम आवास है रुमेन। कहाँ पे होता है कार्य? रुमेन में होता है। ये पूछा गया और यही हमारा आंसर है बच्चों। 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? ये हमसे पूछा जा रहा था। तो किसे सम्मानित किया गया था? हेमंत कार्के को सम्मानित किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। 2008 में ये हमले होते हैं। ठीक है, ये कब होते हैं हमले बच्चों? 2008 में होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। हेमंत मोहन चंद शर्मा IPS अधिकारी हैं। इन्हें वाटला केस में सम्मानित किया गया था। वाटला जो केस होता है उसमें इनको सम्मानित किया गया था। मोहित शर्मा को मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। प्रांत सम्मानित किया गया था। ये बात इनके बारे में सबके बारे में हमें याद रखनी है। लेकिन 26/11 से जो संबंधित है वो हेमंत करकरे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लिए लगभग कितने प्रतिशत पूछा गया है को सोख लेते हैं? इसे खाद्य सुरक्षा में बदल देते हैं। 1%। कितने को सोख लेते हैं? 1% को ये सोख लेते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। उज्बेकिस्तान में लगातार दूसरी बार फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जो जीता है वो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है बच्चों। किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, वॉइस क्लियर है ना? हाँ, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब चोरी चोरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। वो कब लगाई थी? फरवरी 1922 में लगाई थी बच्चों। कब लगाई थी? फरवरी 1922 में। क्या होता है कि एक गोरखपुर के अंदर एक, जैसे कि अभी हाल ही में एक ब्लास्ट हुआ था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहाँ पे? किसके अंदर होता है? वो रेलवे स्टेशन के अंदर होता है। यहाँ पे सेम कहानी होती है। रेलवे स्टेशन के अंदर जितने भी लोग पुलिसकर्मी थे सब में आग लगा दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। इसके बाद आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद, और ये होता है फरवरी 1922 में। किस संस्था ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर
वस्त्रों की सूची जारी की है। आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल की जो सूची जारी की है वो किसने की है? यूनेस्को ने की है। किसने की है बच्चों? यूनेस्को। यूनेस्को में सबसे पहले शामिल किया गया था अजंता एलोरा को, ठीक है। फिर ताजमहल को किया जाता है 1983 में। 1983 में भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की जो लंबाई है वो हमें बताइए बच्चों कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा 3214 किलोमीटर, 3214। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। जैसे हमसे जो पूछा जा रहा है बच्चों, ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है, तो ये कितनी है बच्चों? 3214 किलोमीटर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के मध्य। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण से पूर्व से पश्चिमी कितनी दूरी है, ठीक है। क्लियर याद रखोगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इंदिरा कॉल पॉइंट है एक यहाँ पर, इंदिरा कॉल, और इधर पिगमेनियन पॉइंट को भी माना जाता है। और एक पॉइंट और है इंदिरा पॉइंट, इधर इंदिरा कॉल था, इधर इंदिरा पॉइंट है, ठीक है जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आखिरी शहर जो आता है वो कन्याकुमारी आता है, बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की? हमसे पूछा जा रहा है कि किस आयोग की स्थापना की थी, तो नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि 2003 में 89वें जो संविधान संशोधन किया जाता है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ ले कि 72वां, तो पंचायती राज से संबंधित था। 72वां जो संविधान संशोधन होता है पंचायत से रिलेटेड होता है। ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल इतिहास लिखा, जिसका शीर्षक अकबरनामा था? वो लिखा था अबुल फजल ने। हम लोग समझते हैं कि अकबरनामा एक बुक थी, बल्कि नहीं, ये अलग अलग थी, ठीक है। बाकी सारे के सारों ये क्या है? नवरत्न है। टोडरमल, ठीक है, ये भूमि राजस्व को संभाला करते थे, भूमि से रिलेटेड। मियाँ तानसेन ये संगीत से रिलेटेड थे, ठीक है। और राजा बीरबल जो थे ये न्यायिक अधिकारी थे, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब अबुल फजल की बात आई। अबुल फजल के बड़े भाई, इनका जन्म नागौर में होता है। पहले बात तो इनके अबुल फजल के बारे में बात करते हैं। अबुल फजल का जो जन्म होता है वो नागौर राजस्थान में होता है। शेख मुबारक, इनके फादर का नाम क्या होता है बच्चों? कि अबुल फजल का जन्म होता है नागौर राजस्थान में होता है। और इनके फादर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुबारक शेख होता है। मुबारक शेख होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इनके अबुल फजल के जो बड़े भाई साहब होते हैं वो फैजी होते हैं। बड़े भाई साहब, बड़े भाई जो होते हैं उनका क्या नाम होता है? फैजी। फैजी भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। वो राजकवि थे। वो कौन थे बच्चों? राजकवि थे। उन्होंने ही महाभारत को फारसी भाषा में बदला था। मतलब भाई फैजी ने क्या किया था कि महाभारत को किस में बदला बच्चों? महाभारत को फारसी भाषा में लिखा। फारसी भाषा में लिखा और उसे क्या बोला गया? उसको बोला गया रज्मनामा। क्या बोला गया? रज्मनामा बोला गया। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, ठीक है। इसके 3 पार्ट थे बच्चों। कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। एक का नाम अकबरनामा, दूसरे का नाम भी अकबरनामा और आईने अकबरी। तीसरे पार्ट का क्या नाम था? आईने अकबरी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय प्रारंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो ये व्याख्या की गई थी 131 आर्टिकल के अंदर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखनी है। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये हमको बताना। तो सही के बारे में हमें ज़्यादा विचार बच्चों करना है। चलो आगे करते हैं विचार। 49 के क्वेश्चन में उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, पहला तो सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक दिखाया जाता है, ये भी बात सही है। तो आंसर दोनों ही सही है। यहाँ पे क्या है बच्चों? दोनों के दोनों ही सही हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो सूचकांक रहा 2025 में वो रहा 38 नंबर का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।